आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किसी सरफेस ऑफ पेयर के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इनके वैल्यू को किस तरह से मेजर किया जाता है। तो फिगर में देखें तो यहाँ पे ये आपको एक इंक्लाइंड प्लेन दिखेगा, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इसी के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक ब्लॉक को जो है प्लेस किया गया है, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो है ये कुछ एंगल बना रहा है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये है यहाँ पे थीटा। तो अभी देखें कि अगर हमने ये मान लिया कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसका जो मास है ये है m, तो इस मास m के कारण यहाँ पे इस पर एक ग्रेविटेशनल पुल होगा नीचे की तरफ mg, तो यहाँ पे ये होगा mg नीचे की तरफ। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे ये जो mg है इसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो है रिजॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो इस ब्लॉक का जो अभी मूव करने का जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे देखें तो वो इस डायरेक्शन में है, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया और दूसरा जो है इसी के परपेंडिकुलर होगा, तो वो जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो एक कंपोनेंट ये हो गया। तो यहां पे हम जियोमेट्री से ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर यहां पे ये वाला एंगल थीटा है तो यहां पे ये जो एंगल बनेगा ये भी यहां पे जो है थीटा ही होगा, तो यहां पे ये जो एंगल होगा ये भी होगा थीटा। तो ऑब्वियसली यहां पे एक कंपोनेंट ये हो गया mg sin थीटा, तो यहां पे ये होगा mg sin थीटा, और दूसरा यहां पे ये होगा mg cosine ऑफ थीटा, तो mg cosine ऑफ थीटा। अब यहां पे ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक mg cos थीटा ये जो है इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना ही फोर्स ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये भी इस ब्लॉक पर जो है ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, तो यहां पे इतना ही फोर्स जो है यहां पे ऊपर की तरफ इस ब्लॉक पे एक्ट करेगा, जिसे कि हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे ये होगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि बराबर होगा यहां पे mg कोसाइन ऑफ थीटा के। तो यहां पे mg कोसाइन ऑफ थीटा ये वाला और ये वाले दोनों बराबर हैं और दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को यहां पे ये कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे किसी भी तरह का इस डायरेक्शन में मतलब इस एक्सिस के अलोंग यहां पे किसी भी तरह का एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स यहां पे देखें तो काम कर रहा है, वो है mg sin थीटा। ये जो mg sin थीटा है ये कोशिश तो कर रहा है कि ये ब्लॉक जो है यहां से ये स्लाइड कर जाए इस डायरेक्शन में, कोशिश तो पूरा कर रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे पीछे की तरफ इस ब्लॉक पर जो है पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, जिसे कि हम यहां पे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे पीछे की तरफ एक यहां पे जो है फ्रिक्शन लग रहा है जिसे कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि यहां पे इसे फिसलने से रोक रहा है। तो यहां पे ये जो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन दिख रहा है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ये अपने आप को जो है अपने वैल्यू को जो है ये चेंज करता है, ये एडजस्ट करता है। तो जब हम यहां पे ये जो ब्लॉक है, जब हम ब्लॉक को यहां से जो है धीरे धीरे इस तरह से उठाते हैं तो होता ये है कि यहां पे ये जो थीटा है इसका वैल्यू जो है ये बढ़ता रहता है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता रहता है वैसे वैसे यहां पे जो mg sin ऑफ थीटा है इसका भी वैल्यू बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे यहां पे mg sin ऑफ थीटा का वैल्यू बढ़ता रहता है वैसे वैसे यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका भी वैल्यू बढ़ता रहता है, और mg sin ऑफ थीटा को कैंसिल करता रहता है, जिसके कारण यहां पे जो ब्लॉक है ये स्लाइड नहीं करता है। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि यहां पे ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते अपने पहुंच जाएगा मैक्सिमम वैल्यू पर, उसके बाद यहां पे ये और अपने आप को बढ़ा नहीं पाएगा। तो हमने ये मान लिया कि वो जो सिचुएशन है वो यहां पे है। अब इससे ज्यादा जो है, इससे ज्यादा अगर हम ब्लॉक को ऊपर उठा देंगे, यहां से और ज्यादा अगर हम ब्लॉक को ऊपर उठाएंगे तो यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपने आप को बढ़ा नहीं पाएगा। तो यहां पे ये जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इस मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं कि ये है क्रिटिकल फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे ये हो गया क्रिटिकल फ्रिक्शन, और ये जो क्रिटिकल फ्रिक्शन होता है ये बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू mg कोसाइन ऑफ थीटा के। तो यहां से अगर हम थोड़ा सा भी यहां पे ये जो है इस ब्लॉक को ऊपर उठा देते हैं तो चूंकि यहां पे ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये पहुंच गया अपने मैक्सिमम वैल्यू पर, तो ये अब और नहीं बढ़ेगा। तो अगर थोड़ा सा भी हम बढ़ाएंगे तो थीटा तो बढ़ेगा ही, और जैसे ही थीटा बढ़ेगा वैसे mg sin ऑफ थीटा बढ़ जाएगा। क्योंकि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा तो जो नेट फोर्स अब बनेगा वो नीचे की तरफ बन जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड कर जाएगा। तो मतलब यह है कि अभी ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड होने के कगार पे है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी यहां पे थीटा को बढ़ा देंगे तो ये स्लाइड कर जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो ब्लॉक है इस समय ये स्लाइड होने के कगार पे है। तो इस केस में यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, जब ये स्लाइड होने के कगार पे है, तो इस केस में यहां पे ये जो एंगल है इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि इससे थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड कर जाएगा। तो जब ये स्लाइड होने के कगार पे है तो इस केस में यहां पे ये जो mg sin ऑफ थीटा का वैल्यू है ये एग्जैक्टली बराबर होता है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो यहां से हम आगे लिखेंगे कि mg sin ऑफ थीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू mg कोसाइन ऑफ थीटा के। तो यहां पे देखें तो ये जो mg है ये इस mg के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा के। तो यहां से हम आगे लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा के, जहां पे ये जो थीटा है ये है एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां पे ये हो गया
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो कि बराबर है टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो इस तरह से जो है हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू को पता कर लेते हैं। तो अब यहां से अगर हम थोड़ा सा भी इस एंगल को बढ़ाते हैं, इससे थीटा को, तो ये जो ब्लॉक है ये यहां से स्लाइड कर जाएगा। तो उसके लिए ये रहा कंडीशन। तो यहां पे हमने जो है एंगल को अभी बढ़ा दिया है। तो यहां पे ये जो एंगल होगा ये हमने मान लिया कि ये जो एंगल है ये तो थीटा नहीं होगा, ये तो थीटा से ज्यादा होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा डैश, जो कि यहां पे बड़ा होगा इस एंगल ऑफ रिपोज से। तो इस कंडीशन में ये जो ब्लॉक है ये यहां से ये स्लाइड कर रहा है। तो यहां पे ये जो ग्रेविटेशनल पुल है mg, ये तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा ही। तो यहां पे ये जो mg है ये तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा ही, और साथ ही इसका जो दो कंपोनेंट होगा वो भी यहां पे एक्ट करेगा। तो एक कंपोनेंट यहां पे होगा mg साइन ऑफ थीटा डैश के, तो यहां पे एक कंपोनेंट ये हो गया mg साइन ऑफ थीटा डैश के, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg कोसाइन ऑफ थीटा डैश के। तो यहां पे ये हो गया दूसरा कंपोनेंट जो कि होगा यहां पे mg कोसाइन ऑफ थीटा डैश के, और यहां पे ये जो एंगल बनेगा ये भी होगा थीटा डैश। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यहां पे इस ब्लॉक पर, ये ऊपर तरफ होगा, ये होगा r जो कि होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे ये जो r है ये बराबर होगा mg कोसाइन ऑफ थीटा डैश के। तो अभी यहां पे ये जो ब्लॉक है ये तो रुका नहीं है, ये ब्लॉक जो है यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में ये स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें एक एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, अभी इस ब्लॉक में ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे ये है e। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे इस ब्लॉक पर एक पीछे की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में जो है एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये तो स्लाइड कर रहा है, ये तो रुका नहीं है। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ये बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू mg कोसाइन ऑफ थीटा डैश के कोसाइन ऑफ थीटा डैश के। तो इस तरह से जो है हम अभी देखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा वो किधर होगा। क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये तो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है और एक्सेलरेशन तभी तो नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब जो है वो जो नेट फोर्स होगा वो mg साइन ऑफ थीटा डैश, क्योंकि ये बड़ा है तो mg साइन ऑफ थीटा डैश माइनस ये वाला जो वैल्यू होगा इसके, तो ये होगा नेट फोर्स। तो यहां से हम आगे लिखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ये बराबर होगा mg साइन ऑफ थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू mg कोसाइन ऑफ थीटा डैश के। यहां पे ये जो है ये थीटा डैश है। तो अब यहां पे देखें तो ये जो नेट फोर्स होगा ये बराबर होगा इस ब्लॉक का जितना मास है। यहां पे इस ब्लॉक का जो मास है ये है m, ब्लॉक का जो मास है वो तो m है। तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा इस ब्लॉक का जो मास है इनटू इस ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स। तो यहां से ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा डैश माइनस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन mg कोसाइन ऑफ थीटा डैश के। तो यहां पे देखें तो ये जो m है, यहां पे ये जो m है ये इस m के साथ जो है पूरे में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये जो एक्सेलरेशन है, यहां पे ये जो एक्सेलरेशन है इसका जो वैल्यू होगा ये होगा, देखिए यहां पे ये जो g है ये भी कॉमन आउट हो जाएगा। तो यहां से हमें आगे मिलेगा ब्रैकेट में g तो कॉमन आउट हो गया, तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा साइन ऑफ थीटा डैश माइनस यहां पे होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू कोसाइन ऑफ थीटा डैश के। तो यहां पे इस ब्लॉक पर जो है ये जो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, इस ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन है वो कुछ यहां पे इतना है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक्सेलरेशन है ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें मास नहीं आया है, m नहीं आया। तो ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट का मास चाहे जो भी हो, जो एक्सेलरेशन होगा सभी ब्लॉक में, सभी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा, मास पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो जब हम इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को पता कर लेंगे तो वैसे ही जैसे हम यहां पे एक्सेलरेशन के वैल्यू को पता करेंगे तो वैसे ही हम यहां पे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इसके वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।